नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के इस लोकसभा चुनाव के दौरान ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को और अधिक प्रभावी ढंग से बनाया जाए, जिससे कि सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों पार्टियों पर पेंशन बढ़ोतरी पर दबाव बनाया जा सके। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 11वीं बैठक 30 मार्च 2024 को दिल्ली में संपन्न हुई। इसके अलावा अलवर राजस्थान में हुए प्रदर्शन के बाद कई नए बदलाव हुए। बीजेपी के घोषणा पत्र में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा शामिल करने आदि का प्रयास हो रहे हैं। इस सभी मुद्दे की रिपोर्ट इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की कार्यकारिणी की 11वीं बैठक 30 मार्च 2024 को दिल्ली के हनुमान वाटिका में आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देश के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस 11वीं बैठक के एजेंडे पर पॉइंट वाइज चर्चा की गई। इसमें अनेक पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। वहीं निर्णय भी लिया गया कि हर पार्टी के चुनावी सभा में एनएसी के आंदोलन और मांगों के पैम्पलेट वितरित किया जाए, जिससे दोस्तों जिन 250 सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों के समर्थन में पत्र लिखे हैं, उनसे भी संपर्क किया जाए। अगर वे इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं तो भले ही वो किसी भी पार्टी से हों, उनका समर्थन पूरा किया जाए। और वहीं जिन सांसदों ने पेंशनरों का विरोध किया है, उनका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाए। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के 58 पेंशनरों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उनको जिला अध्यक्ष व प्रांतीय अध्यक्ष से अप्रूवल मिलने के बाद नामांकन दर्ज कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर के वैशाली बसूड़े और गुजरात के जामनगर से विजय सिंह जडेजा जी और अन्य एनएसी के सभा चुनाव के उम्मीदवार भी इस बैठक में मौजूद रहे। हमें संगठनाने एक चुनाव लड़ने की संधि दी है, अन्य के साथ नहीं, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। विजय सिंह हमारे राजपूत के 2.5 लाख वोट है जामनगर देवभूमि द्वार और 2.5 लाख अपने एम्प्लॉय राजपूत पेंशन ऑफिसर। तो उतने ऑफिसरों को पता 15 तारीख के बाद ही चलेगा। जब 12 तारीख को फॉर्म मिलेगा, वकीलनामा करेंगे, वो करेंगे, और 15 को मैं ये टी-शर्ट पहन के जाऊँगा कलेक्टर को देने के लिए। इलेक्शन में खुला है। 11वीं बैठक में स्वागत, अभिनंदन। एक कार्यकारिणी, जैसे कि आप लोग को मालूम है, इमरजेंसी में कार्यकारिणी बुलाई गई है। आज की स्थिति को देखते हुए अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वो भी CWC की वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन उसमें एक विरोधाभास सा हो जाता है। लोगों को बोलने का मौका खिचड़ी से पक जाती है। अधिकतर लोगों को ये था कि फिजिकल CWC बुलाई जाए, उसके लिए आज सब लोगों को आमंत्रित किया। दोस्तों, ये एनएसी की 11वीं केंद्रीय कार्यकारिणी CWC की बैठक में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी और केंद्रीय सलाहकार PN पाटिल, राष्ट्रीय समन्वय रमाकांत नरगुण जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SK तिवारी जी, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष PS नारखेड़े और उत्तर भारत के मुख्य समन्वय सुरेश डंगवाल जी और महिला फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा ताई RS
संगठन मंत्री सरिता नारखेड़े आदि एनएसी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं प्रांतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश से श्री ओम शंकर तिवारी जी, वहीं कर्नाटक के अध्यक्ष GSM स्वामी और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। इस बैठक का संचालन राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी ने किया। CWC मीटिंग में लिए गए निर्णय जो महत्वपूर्ण हैं उन पर तत्काल अमल करने को कहा गया। दूसरी तरफ 28 मार्च 2024 को अलवर में हुए श्रम मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में NAC के जोरदार प्रदर्शन का असर पड़ा। ये बिना अंशदान के पेंशन ले रहे हैं, किस बात की पेंशन लेते हैं? हमने ये कहा कि मतलब जो सीनियर सिटीजन को, विकलांगों को भी पेंशन दे रहे हो तो हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अंशदान दिया है, हमारी पेंशन क्यों नहीं है? अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम भूपेंद्र यादव के जा रहे हैं, श्रम मंत्री के, और इसको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी ने हमारा काम रोका हुआ है, इसके टेबल पर हमारा काम पड़ा हुआ है। प्रदर्शन देखने के बाद श्रम मंत्री जी ने NAC के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, उनसे बातचीत करने के लिए। प्रतिनिधि मंडल से अलवर राजस्थान से महेंद्र शर्मा जी और साथ ही उनकी स्थानीय टीम के लोग भी शामिल थे। साथ ही महिला फ्रंट की अध्यक्षा शोभा ताई RS और महिला संगठन से मंत्री सरिता नारखेड़े जी के साथ भी रही। EPS 95 के सभी मंडलों ने EPS 95 पेंशनरों की मांगें अभी तक पूरी न होने की शिकायत श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से कही। तो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मेडिकल सुविधा पति पत्नी को 19 अप्रैल से पहले दे दी जाएगी और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को बीजेपी के संकल्प पत्र में रखा जाएगा। NAC के प्रतिनिधि मंडल ने CBT में 2 पेंशनरों को रखने का अनुरोध किया तो श्रम मंत्री जी ने कहा कि यह मुद्दा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। EPS 95 NAC के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पेंशनरों में बहुत ही रोष भरा हुआ है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव में विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। NAC टीम से बार बार श्रम मंत्री जी मिलने से इधर उधर कटते रहे, लेकिन जब अपने चुनाव क्षेत्र की बात आई तो श्रम मंत्री जी ने के सामने पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किए। तो दूसरे दिन ही श्रम मंत्री जी ने NAC के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया। इसी तरह का उदाहरण कई अन्य संसदीय क्षेत्रों में देने की ज़रूरत है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 31 मार्च 2024 दिन रविवार को सुबह 11 बजे गोवर्धन चौराहा के पास EPS 95 पेंशनरों की शुभ चिंतक माननीय हेमा मालिनी जी के समर्थन में छाता मथुरा में एक जनसभा की गई, जिसका आयोजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह जी ने की। सभा में राष्ट्रीय एवं अन्य प्रांतों के नेता भी शामिल रहे। कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने सभी पेंशनरों से माननीय हेमा मालिनी जी को जिताने का सहयोग करने को कहा। वहीं दोस्तों, 30 मार्च को CWC की मीटिंग के दौरान कमांडर अशोक रावत जी को एक मैसेज मिला। इस मैसेज में बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के गठन की सूचना थी। NAC के नेताओं ने निर्णय लिया कि इस कमेटी के 2700 सदस्यों से तत्काल संपर्क किया जाए। यह मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल कराया जाए। अगले ही दिन NAC का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, जिसमें समन्वय जयराम सिंह परिहार, मुख्य समन्वय मुख्यालय उमाकांत सिंह जी और राष्ट्रीय सचिव उमाकांत
भटनागर जी भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की गई और अपने मुद्दे को उनके समक्ष रखा गया तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि यह मुद्दा कमेटी में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद 2 अप्रैल को एनएसी के राष्ट्रीय नेता महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और राजीव भटनागर जी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह और तरुण सिंह चुप, विनोद तावड़े, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, अंशु द्विवेदी जी से मिलकर पेंशनरों की पूरी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। कमेटी के सदस्यों ने भरोसा जताया कि हम पूरा प्रयास करेंगे मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। लोकप्रिय टीवी एंकर अमिश देवगन से इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं से सीधे बात की। में जफर इस्लाम, प्रेम प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अब्बास नबी और गौरव भाटिया जी ने स्वीकार किया कि घोषणा पत्र की पहली बैठक में इस मुद्दे पर डिस्कस हुआ है। जफर इस्लाम जी ने अपने एक इंटरव्यू में पेंशन के बारे में बताया भी। अब बीजेपी अपने संकल्प पत्र में यदि लेती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह इस मुद्दे के प्रति सीरियस है, अन्यथा वह पेंशन बढ़ोतरी करना ही नहीं चाहती। स्पष्ट हो जाएगा कि वह इस मुद्दे के प्रति सीरियस है, अन्यथा वह पेंशन बढ़ोतरी नहीं करना चाहती। तो पेंशनर देश भर में इस विरोध प्रदर्शन को जरूर करेंगे। एनएसी की टीम ने ईपीएफओ मुख्यालय, नेशनल एजिटेशन की टीम ने ईपीएफओ मुख्यालय एडिशनल सीपीएफसी से मुलाकात कर मेडिकल सुविधा और पेंशन के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की। उनका कहना है कि मेडिकल सुविधा में 2 प्रस्ताव हैं। पहला है ईएसआईसी के यदि सदस्य हैं तो उनका स्वतः लागू हो जाएगा और जो नहीं हैं वह अत्यंत कम राशि 10 रुपये प्रति माह जमा करके नियमित सदस्य बन जाएंगे तो मेडिकल सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। दूसरा प्रस्ताव है कि आयुष्मान योजना से जोड़कर कार्ड प्राप्त करना है। इन दोनों योजनाओं को सरकार कभी भी लागू कर सकती है। दोस्तों, ये थी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।